नमस्कार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी जिसके जिम्मे भारत सरकार ने 15 बड़ी परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा दिया हुआ है। प्रतियोगिता और प्रवेश परीक्षाएं वो एनटीए के जरिए आयोजित की जाती हैं और उसमें सुधारों का सुझाव देने के लिए के राधाकृष्णन कमेटी का गठन किया गया है। 7 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी है जिसको 2 महीने का समय दिया गया है। 2 महीने में ये कमेटी अपनी जांच का अपनी अनुशंसा भारत सरकार को करेगी, शिक्षा मंत्रालय को करेगी। उसके हिसाब से एनटीए में सुधार किया जाएगा। अब इसको लेकर के 2-3 बातें हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे एनटीए का गठन सिर्फ 6 साल पहले हुआ है। 2018 में यह ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो अस्तित्व में आई है और उसके बाद इसने पिछले 6 साल में इस एजेंसी ने 4 करोड़ छात्रों की परीक्षा ली है। अलग अलग परीक्षाएं 4 करोड़ छात्रों की ली है। आखिर इस 6 साल के भीतर ही ऐसा क्या होने लगा कि इसमें सुधार की जरूरत आ गई? क्या कमी रह गई थी बनाते समय? इस एजेंसी का जब बनाया जा रहा था उसी समय क्यों नहीं तमाम पहलुओं पर विचार किया गया? और दूसरी बात यह है कि जो अभी राधाकृष्णन कमेटी जो इस पर विचार कर रही है और जो अनुशंसा करेगी वो किस तरह से विचार कर रही है? उसके 7 सदस्य बंद कमरे में बैठ करके विचार कर रहे हैं और उसको लागू कर देंगे, उसके आधार पर सिफारिश दे देंगे, या शिक्षा और परीक्षा से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा? अभी कम से कम 10-12 दिन में इस तरह की कोई सूचना नहीं है कमेटी के गठन के बाद से कि कोई विचार विमर्श हो रहा है कि देश के जाने माने शिक्षाविदों से तमाम बड़े जो संस्थान है उन संस्थानों के वाइस चांसलर से प्रोफेसर के साथ कोई सलाह मशविरा किया जा रहा है, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से या राज्य सरकारों के साथ कोई सलाह मशविरा किया जा रहा है। किसी के साथ कोई विचार विमर्श करने की कोई सूचना नहीं है। आम लोगों की राय ली जा रही है, छात्रों और अभिभावकों की राय पूछी जा रही है कि इस तरह के परीक्षा के आयोजनों में उनको क्या समस्या आती है और जब पेपर लीक की घटनाएं होती हैं या दूसरी तरह की धांधलियां गड़बड़ियां होती हैं उससे कैसे निपटा जाए। तो अगर ये नहीं विचार विमर्श नहीं होते हैं, स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं होती है, तो फिर ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होकर के रह जाएगी। उससे बहुत कुछ नहीं बदलेगा जमीनी स्तर पर या वास्तविक रूप से बहुत कुछ नहीं बदलेगा। जबकि एनटीए में या पूरी परीक्षा प्रणाली में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, बुनियादी बदलाव करने की जरूरत है। अब ये सरकार के लिए कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसने इसको 915 करोड़ रुपए सिर्फ इस साल जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें परीक्षा शुल्क से मिले हैं। इस साल अभी इसने 6 परीक्षाएं आयोजित की हैं और कोई 53 लाख छात्र अभी तक 6 महीने की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं और उनसे 915 करोड़ रुपए की फीस मिली है। और विडंबना देखिए कि ये जो एजेंसी है एनटीए, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये भारत सरकार के कोई विभाग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एनजीओ की तरह है, जिसमें 14 लोग काम करते हैं। सिर्फ 14 अधिकारी हैं और वो सारे अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर लाए गए और वो 14 लोग मिलकर के इन करोड़ों बच्चों की परीक्षाएं आयोजित करते हैं और सारा आयोजन, परीक्षा का सारा काम आउटसोर्स किया जाता है, ठेके पर दिया जाता है। पेपर सेट करने से लेकर के परीक्षा के आयोजन तक, पेपर पहुंचाने तक, ये सारा सब कुछ ठेके पर दिया जाता है। इस एजेंसी का कार्यालय किराए के दफ्तर में चलता है, किराए की इमारत में चलता है। ओएमआर सीट जिसको स्कैन किया जाता है, जो आंसर सीट जिसको बोलते हैं, उसको भी स्कैनिंग की सारी व्यवस्था किराए की इमारत में की गई है। अब सोचिए, जिसके ऊपर देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, जिस संस्था के ऊपर, जिस संस्था को देश की तमाम बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने का जिम्मा जिस संस्था को दिया गया है, उसका सब कुछ ठेके पर है और सारे अधिकारी डेपुटेशन पर है। किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं है। जब इस तरह की कोई घटना होती है, कहीं पेपर लीक होता है या परीक्षा में किसी तरह की धांधली की खबर आती है, तो कुछ अधिकारियों का तबादला हो जाता है, हटाए नहीं जाते, उनको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग अपने मूल कार्यालय में लौट जाते हैं जहां से वो डेपुटेशन पर आए रहते हैं और उनकी जगह कोई नया व्यक्ति आ जाता है। नीचे स्कूलों में जहां परीक्षा केंद्रों पर 2-4 छुट भैये टाइप के लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और ये दावा किया जाता है कि बड़ा इंटर स्टेट रैकेट का खुलासा हो गया, कोई बड़ा गैंग पकड़ा गया। अब गैंग में कितने लोग हैं, उनके तार किस तरह से स्टेट से स्टेट जुड़े हुए हैं, इस मामले की इस बार जो पेपर लीक हुआ है मेडिकल में दाखिले की जो परीक्षा हुई थी, नीट यूजी की जो मई में परीक्षा हुई थी, मई के पहले हफ्ते में और जून पहले हफ्ते में जिसका रिजल्ट आया था, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो सीबीआई की टीम बिहार में, झारखंड में, गुजरात में छापे मार रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, सबके तार जुड़े होने की बात आ रही है। लेकिन अंततः
क्या इससे दावा किया जा सकता है कि परीक्षा में इसके बाद पेपर लीक नहीं होगा, चोरी रुक जाएगी, धांधली रुक जाएगी? यह दावा कोई नहीं कर सकता है। वह तभी संभव होगा जब सांस्थायिक स्तर पर बदलाव हो। जिन एजेंसियों को परीक्षा का जिम्मा दिया जा रहा है उन एजेंसियों में ईमानदारी हो, वहां लोगों की जवाबदेही तय हो, एक सांस्थायिक व्यवस्था बनाई जाए, ठेके पर नहीं चले, सब कुछ सरकार अपनी व्यवस्था करे। और ये अभी हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से जब बजट छपना शुरू होता है तो एक हफ्ते पहले उससे जुड़े तमाम लोग अंडरग्राउंड कर दिए जाते हैं, उनके फोन रख लिए जाते हैं ताकि बजट की कोई भी प्रावधान लीक नहीं हो सके। तो क्या इस तरह का कोई प्रावधान परीक्षा में लीक रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है कि पेपर लीक ना हो? जरूर हो सकता है, सरकार जब चाहे तब इस तरह की कोई व्यवस्था बना सकती है, लेकिन उसके लिए पहले सरकार को गंभीर होना होगा। तो सबसे पहले जो एनटीए में सुधार के लिए जो कवायद चल रही है उसमें उसका दायरा बड़ा करना चाहिए है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जोड़ना चाहिए। एक तो ये जरूरत है उन सबकी राय के साथ इसमें कोई भी सिफारिश, कोई भी अनुशंसा की जानी चाहिए है। और उसके अलावा ये जो व्यवस्था है एनटीए की, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी और ठेके पर सारी चीजें करना, डेपुटेशन पर अधिकारियों को रखना, ये बदल के इसको एक भारत सरकार के एक विभाग के तौर पर बनाना होगा और उसमें जवाबदेही तय करनी होगी। जवाबदेही बिल्कुल शीर्ष स्तर से तय करनी होगी, सीधा शिक्षा मंत्री से लेकर के और उनके नीचे शिक्षा सचिव और दूसरे तमाम एकदम शीर्ष स्तर से जवाबदेही तय करनी होगी और सीधी कार्रवाई करनी होगी अगर परीक्षा में पेपर लीक होता है। क्योंकि वो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, एक परीक्षा में का पेपर लीक हो जाना और फिर उसका दोबारा आयोजित हो जाना सिर्फ इतना नहीं है। परीक्षा जो होता है तमाम होती है, जो तमाम जो प्रवेश और प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, ये लोगों के भरोसे की परीक्षा होती है। भरोसे का इसमें लोगों का एक भरोसा होता है, लोग विश्वास करते हैं इसमें। करोड़ों अभिभावक अपने बच्चों की योग्यता और उसकी क्षमता की परीक्षा का आकलन इन्हीं परीक्षाओं के नतीजों के आधार पर करते हैं। अभी जैसे जिस मेडिकल की दाखिले की नीट यूजी की जो परीक्षा भी रद्द करने की बात हो रही है, जिसमें घोटालों की जांच हो रही है, गड़बड़ियों की जांच हो रही है, उसमें 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इसका मतलब कि लगभग 24 लाख परिवार उस परीक्षा से जुड़े थे। 1 करोड़ 20 लाख के करीब आबादी, पूरा परिवार जुड़ता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि जब परीक्षा की तैयारी होती है तो सिर्फ एक छात्र नहीं जुड़ा होता, पूरा परिवार जुड़ा होता है उससे। लोग अपने जरूरी खर्चों में कटौती करके बच्चों को इसके लिए पैसा देते हैं कि वो परीक्षा की तैयारी कर सके। बच्चे जो किशोर उम्र के बच्चे अपने तमाम शौक, अपनी तमाम जो उनकी हॉबीज है या उनका मन करता है जिन चीजों को करने का बचपने का और किशोर अवस्था में, उन पर लगाम लगा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं रात दिन एक करके। परीक्षा देने जाना इतना मुश्किल होता है, लोग ट्रेनों से और बसों से 200 से लेकर के 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर तक परीक्षा देने जाते हैं। वो कैसे जानते हैं, ये वो बच्चे जानते हैं, उनके अभिभावक जानते हैं। परीक्षा देने जाने के लिए लोगों को कितने कितने तरह के उपाय करने होते हैं। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए, उसके बाद अगर धांधली हो जाए, लोगों से कुछ बच्चों के लिए ऐसी सेटिंग हो जाए कि वो आंसर सीट खाली छोड़ करके आए और बाद में सही जवाब भर दिए जाए, कुछ बच्चों को जवाब रटवा करके भेजा जाए, तो ये कितना बड़ा अन्याय होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाए तो उन तमाम लोग, बच्चों और उनके परिवारों पर क्या गुजरती है, इसको भी समझने की जरूरत है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये कानून के नजर में अपराध है उतना भर नहीं है, ये मानवता के प्रति अपराध है, ये नौजवानों देश के भविष्य के प्रति अपराध है, ये लाखों करोड़ों परिवारों के प्रति अपराध होता है। तो इसको इस नजरिए से देख करके इसमें सुधार करने की जरूरत है। और एक जो भारत सरकार ये जिद लेकर के बैठी है पिछले 10 साल से कि 1 नेशन और 1 फला चीज, एक देश और एक फला चीज, सारी चीजें एक देश और एक चुनाव होगा, एक देश एक टैक्स होगा, उसी तरह से एक देश एक परीक्षा होगी। इसकी क्या जरूरत है, इस जबरदस्ती की क्या जरूरत है कि एक देश एक परीक्षा होगी, कि 24 लाख बच्चे एक साथ परीक्षा में शामिल हो और कहीं एक जगह परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो 24 लाख बच्चे फिर से परीक्षा दें। इसके पहले राज्यों के स्तर पर ये परीक्षाएं होती थी और कहीं कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती थी तो उसका निपटारा वहीं पर हो जाता, दूसरे राज्यों पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जब से ये एक देश एक परीक्षा की व्यवस्था हुई है, व्यवस्था में तो कोई सुधार नहीं हुआ है। एनटीए बना दिया गया, उससे कोई परीक्षा की क्वालिटी और उसकी व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हो गया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन परेशानी कितनी बढ़ गई है वो अभी दिख रहा है, मुश्किलें कितनी बढ़ गई है वो दिख रहा है। तो एक इस बात को भी छोड़ने की जरूरत है, केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था की जगह इसको भी केंद्रित करने की जरूरत है। कई राज्य इसकी मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि नीट की परीक्षा राज्यों को कराने का अधिकार दिया जाए। तमिलनाडु तो कब से इसका विरोध कर रहा है और उसने विधानसभा से प्रस्ताव पास करके, विधानसभा से विधेयक पास करके रखा हुआ है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पूरी
शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, उसकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है, शिक्षण संस्थानों में बढ़ोतरी करने की जरूरत है, शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी करने की जरूरत है, उनकी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहिए है, बेहतर प्रशिक्षण वाले शिक्षक चाहिए है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है अच्छे संस्थानों में कि लोग मजबूर होते हैं इस तरह के काम करने के लिए। उसी का फायदा उठा करके ये जो पेपर लीक करने वाले हैं या सॉल्वर गैंग है, वो इसी का फायदा उठा करके और इस तरह के काम करते हैं, अपराधी काम करते हैं, पेपर लीक कराते हैं या परीक्षा में धांधली करवाते हैं, क्योंकि आम आदमी मेडिकल की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सरकार को पहले उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़े और वहां पढ़ाई सस्ती हो, गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई मिले। अगर ये हो जाए तो अपने आप चोरी और पेपर लीक की घटनाएं कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। इस पर भी सुधार करने की जरूरत है। परीक्षाओं को विकेंद्रित करने की जगह के साथ साथ शिक्षा को भी विकेंद्रित करने की जरूरत है। आजादी के बाद संविधान बनाने वाले हमारे जो फोर फादर्स थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और इस देश को सबसे बेहतर तरीके से समझते थे, उन लोगों ने शिक्षा को राज्य की सूची में रखा था। संविधान में जब शक्तियों का पृथक्करण हो रहा था, जब सेपरेशन ऑफ पावर का क्लॉज डिस्कस हो रहा था, तो शिक्षा को राज्यों का विषय माना गया था। लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उन्होंने एक स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया शिक्षा में सुधार के लिए, तो उसकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। राज्य सूची से निकाल कर उसको स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। और तब से देश की सरकारें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं शिक्षा को और परीक्षा को। अब फिर एक समय आ गया है, उस समय जब बदलाव, उस समय इंदिरा गांधी की इमरजेंसी खत्म हुई और इंदिरा गांधी हारी और जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने तमाम जो 44वें संशोधन के जरिए जितना बदलाव किया गया था, उस समय इंदिरा गांधी ने जितने बदलाव किए थे 42वें संशोधन के जरिए संविधान के, उन सबको वापस कर दिया गया था। लगभग ज्यादातर को बदल दिया था जनता पार्टी की सरकार ने। इसको भी, शिक्षा को भी वापस राज्य सूची में डालने का विधेयक पारित कराया गया था लोकसभा से, लेकिन राज्यसभा में चूंकि कांग्रेस का बहुमत था, वहां वो विधेयक पारित नहीं हो सका था। अब समय आ गया है कि शिक्षा को वापस राज्य की सूची में डाला जाए। शिक्षा के ऊपर इस देश में हर साल औसतन जो 6 लाख करोड़ के करीब रुपया खर्च होता है, उसका 85% राज्य सरकारें ही करती हैं। फिर उसको कंकरेंट लिस्ट में डालने का और केंद्र का एक अधिकार बनाने का उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक पहला सुधार तो ये होना चाहिए। अगर शुरुआत एनटीए से हो रही है, उस पूरी संस्था को सुधारने और बदलने की जरूरत है। लेकिन व्यापक सुधारों में शिक्षा और परीक्षा दोनों को विकेंद्रित करना समय की जरूरत है। वो किए बिना सुधार होने की गुंजाइश कम है और कोई भी गड़बड़ी होगी तो उससे ज्यादा लोग सफर करेंगे, ज्यादा बच्चे उससे मुसीबत में आएंगे। उससे बचने के लिए इसको विकेंद्रित किया जाना जरूरी है। धन्यवाद।